Hey guys, welcome to Ria Study. And if you are new on my channel, so I would like to introduce that my name is Ria Soni and I make video on English literature for all of you. सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। गाइज ये थॉमस ग्रे ने लिखी है पोयम है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोयम है जिसने कि थॉमस ग्रे को बहुत ही ज़्यादा फेमस बना दिया। ठीक है, आपको पता ही होगा। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ तो ये पोयम है ना, इसमें करीबन 128 लाइन्स है, 128 लाइन्स है इसमें गाइज, एपिटेफ को इंक्लूड करके। गाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए एक वीडियो में कवर करना इतनी सारी लाइन्स को, क्योंकि हम क्या है हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को इतना अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं ना कि भूल नहीं सकते उसे। तो गाइज बहुत मुश्किल था, तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है। तो आप ज़रूर बाकी की जो वीडियो है उनको चेकआउट कर लीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप अच्छे से कर लेंगे इसे कवर। ठीक है, तो गाइज ये जो पोएम है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका प्रीफेस जान लेते हैं। थॉमस ग्रे ने लिखी है जो पोएम है, और थॉमस ग्रे के बारे में बता देती हूँ आपको। ट्रांजिशनल एज को बिलोंग करते हैं, ट्रांजिशनल पोइट हैं, और ट्रांजिशनल एज कह दो या फिर कह दो प्री रोमांटिक। ठीक है, तो प्री रोमांटिक पोइट या ट्रांजिशनल पोइट हैं ये। ठीक है, प्री रोमांटिक इसलिए थे क्योंकि रोमांटिक एज से पहले आए थे, और ट्रांजिशनल क्यों थे क्योंकि न्यू क्लासिकल से रोमांटिक के बीच ट्रांजिशन हुआ था, इसलिए ट्रांजिशनल एज कहते हैं उसे। ठीक है, अब ये बात करते हैं थॉमस ग्रे को एक और टाइटल दिया गया है, द बार्ड ऑफ पीजेंट। द बार्ड ऑफ पीजेंट यानी पीजेंट के कवि हैं ये। ठीक है, और साथ ही में इनको एक और टाइटल दिया गया है ग्रेवयार्ड पोइट का, है ना, वो भी याद रख लेना एक बार। और अब बात करते हैं जो ये हमारी पोयम है। ठीक है, जो पोएम का टाइटल है जैसे कि आपने देख ही लिया है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो ये जो पोएम है 1742 में जो पोइट है उन्होंने इसे लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एंड एक्चुअली इसको अराउंड 1750 में उन्होंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो 8 ईयर्स लगे थे इसको कंप्लीट होने में। देन 1751 में से क्या किया था पोइट ने, पब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानने की जरूरत। सबसे पहले गाइस जानते हैं एलिजी क्या होती है। एलिजी इज अ मोurnful सॉन्ग। मोurnful यानी होता है कि कोई दुख भरा, कोई शोक भरा गीत होता है, मोurnful सॉन्ग। ठीक है गाइस, एलिजी जो होती है लिटरेचर में 3 टाइप्स की एलिजी होती है। सबसे पहला है पर्सनल एलिजी। ठीक है, पर्सनल होती है, एक होती है इम्पर्सनल। ठीक है, एक इम्पर्सनल होती है और एक होती है पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि पोएम में क्या है। नेचर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, नेचर डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये गाइस। ये जो पोइट है ना, इसने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस पोएम को लिखा है, तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल। वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। इस कर्फ्यू यानी होता है सिग्नल बेल। सिग्नल बेल यानी संकेत देने वाली घंटियाँ। ठीक है, और टोल्स जो है यहाँ पे आगे, टोल्स का मतलब होता है गाइज रिंग्स। रिंग्स यानी बजती है, जो कर्फ्यू है वो बजती है। नेल यानी होता है डेथ सॉन्ग यानी मृत्यु गीत, मृत्यु गीत। ठीक है, और जो ये पार्टिंग डे है, पार्टिंग डे यानी होता है डाइंग डे। डाइंग यानी समाप्त होता हुआ, डे यानी दिन। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग एक बार नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में। लॉइंग यानी होता है चिल्लाते हुए यानी क्राइंग, क्राइंग यानी चिल्लाते हुए। और हर्ड यहाँ पर किसके लिए आया, ग्रुप ऑफ कैटल्स यानी जो कैटल्स यानी जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, पता होगा आपको। विंड यानी यहाँ पर होता है मुड़ना, टर्न। ठीक है, ओके। एंड ये तो आपको आता है। ली का देख लीजिए, ली यानी होता है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड कह दो या फिर पास्चर्स यानी चारागाह। ठीक है, प्लॉमेन यहाँ पर किसान के लिए है, पीजेंट। ठीक है, किसान के लिए आया है प्लॉमेन। होमवर्ड यानी होता है घर की तरफ। ठीक है, होमवर्ड यानी क्या होता है, घर की तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स होम कर देंगे हम। ठीक है, ओके। एंड प्लोट्स यानी घर की तरफ वो ले जाता है, उठाता है यानी कैरी, ले जाता है वो गाइस, तो कैरी कर देंगे यहाँ पर। और अब एक चीज समझने की जरूरत है, वियरी वे। ये जो वियरी वे लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप आपने जान पढ़ा होगा इसके बारे में, और अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो एक बार मैं ना इसकी क्या है कि एक फोटो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, फोटो डाल दी मैंने। देखिए इसमें पढ़ते हैं, व्हेन एन एपिथेट इज ट्रांसफर टू ए नाउन वेयर इट सीम्स टू बी इनकरेक्ट। जहां पर ये इनकरेक्ट लगता है। ठीक है, इनकरेक्ट देखो कैसे लगता है, जैसे स्लीपलेस नाइट। नाइट कभी स्लीपलेस हो सकती है क्या, नहीं, स्लीपलेस नहीं हो सकती। स्लीपलेस कौन होगा, इंसान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट के साथ ये आ गया, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए गाइस पोएम को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या है कि जैसे कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं ना, तो उसको क्या है कि या तो आपके पास बुक होनी चाहिए,
अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका क्या है कि प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई भी पोइट्री आप पढ़ते हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जैसे मेरे पास ना हर चीज़ का टेक्स्ट होता है, तो आप उसका टेक्स्ट जरूर निकलवा के रखिए, ताकि जब भी आप कहीं से भी पढ़े ना, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको उसकी वर्ड मीनिंग्स वगैरह उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो लिख लीजिए करा, है ना। तो लिख लेने से क्या होगा, हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा, उससे क्या हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं और कभी हम बाद में भी उसे पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी आप बार बार वीडियो देखने बैठेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, किसी भी वीडियो को, ठीक है, फिर उसको आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स में बना के उसे, जैसे अपने पोइट्री के टेक्स्ट लिखे हों आपके पास या फिर कोई प्रिंट निकलवा रखा हो, बुक हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं यही प्रीफर करूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग जो है ना वो थोड़ी प्रोवाइड कर दी थी अभी। अब चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू यानी जैसे कि हमने देखा था, कर्फ्यू क्या होती है, सिग्नल बेल होती है। सिग्नल बेल यानी जो संकेत देने वाली घंटियां होती है। टोल्स यानी वह बजती हैं। द नेल ऑफ पार्टिंग डे। पार्टिंग डे यानी होता है समाप्त होते हुए दिन। समाप्त होते हुए दिन की नेल यानी होता है मृत्यु गीत। और ऐसा लगता है मानो कि जो घंटियां हैं ना वो ऐसी बजती है मानो कि समाप्त होते हुए दिन का मृत्यु गीत है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर जो पोइट है ना उसने सारा रूरल एटमॉस्फेयर जो है, ग्रामीण जो वातावरण है ना उसके बारे में पोइट ने लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी जो ये होते हैं ना, कि जब चर्च की घंटियां बजती है शाम के समय, तो उस समय ऐसा लगता है मानो कि समाप्त होते हुए दिन का संकेत दे रही हो, ठीक है। द लॉइंग हर्ड। लॉइंग यानी चिल्लाते हुए जो हर्ड यानी जानवरों का जो समूह है, ठीक है, चिल्लाते हुए जो जानवरों का समूह है ना, विंड वह मुड़ जाता है स्लोली धीरे धीरे ओवर द ली चारागाह की तरफ, ठीक है, क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है, तो वो सब अब कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज अ वियरी वे। और जो प्लोमैन यानी जो किसान है ना, वो होमवर्ड यानी घर की तरफ, प्लॉट्स यानी उठाता है, बढ़ाता है, आगे ले जाता है, ठीक है। हिज वियरी वे, उसके थके हुए कदमों को। वियरी वे यानी, देखिए यहाँ पर वियरी वे यानी ये नहीं है थके हुए रास्ता, रास्ता थका हुआ नहीं होता कभी भी। मैंने आपको अभी जो पहले जो अभी प्रोवाइड करवाई थी ना एक मैंने इमेज, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है वियरी वे में ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए जहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एपिथेट यानी होता है कि एडजेक्टिव होता है जिसके साथ, जो कि किसी नाउन के साथ जुड़ जाता है, और वो कैसा लगता है, बिल्कुल इनकरेक्ट। अब वे कभी रास्ते थके हुए होंगे क्या, नहीं, रास्तों पे चलने वाले लोग थके होंगे। वियरी वे यानी जो थके हुए कदम है, ठीक है। तो किसान के जो वियरी वे यानी यहाँ पर थके हुए कदम के लिए आ रहा है, ठीक है। जो किसान है वह घर की तरफ ले जाता है अपने थके हुए कदमों को, एंड लीव्स द वर्ल्ड, और छोड़ देता है संसार को, टू डार्कनेस, अंधकार के प्रति, एंड टू मी, और मेरे प्रति। ये जो पोइम का जो डेस्क्रिप्शन है, कौन दे रहा है, पोइट, यानी नैरेटर कौन है यहाँ पर, पोइट खुद है। तो पोइट कह रहा है कि जो कर्फ्यू यानी जो संकेत देने वाली जो घंटियां हैं वो बजती है, जो कि ऐसी लगती मानो कि पार्टिंग डे यानी समाप्त होते दिन का नैल यानी मृत्यु गीत हो। लॉइंग हर्ड यानी चिल्लाते हुए जो मवेशी हैं वो मुड़ जाते हैं धीरे धीरे चारागाह की तरफ, और जो प्लोमैन है यानी जो किसान है वो घर की तरफ ले जाता है, बढ़ा देता है अपने थके हुए कदमों को, एंड लीव्स द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ जाता है अंधकार के प्रति, टू मी, मेरे प्रति। देखिए अंधकार इसलिए कहा गया है क्योंकि संध्या समय हो चुका है, सारे किसान जो इतने पूरे दिन भर से काम कर रहे थे वो अब घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अंधकार हो रहा है, रात्रि हो रही है, इसलिए वो पूरा रास्ता कैसा है, वो इस संसार को अंधकार के प्रति छोड़ के जा रहा है, घर जा रहा है वो, इसीलिए, ठीक है। आगे की वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। फेड्स मीन्स होता है गाइस बिकम जल, ठीक है, बिकम डल या कह दो डिम, कह दो डिम यानी होता है धुंधली पड़ जाती है, ठीक है। यस, ग्लीमिंग यानी होता है ग्लिटरिंग, ठीक है, चमचमाती हुई। साइट यानी दृश्य होगा, ठीक है। सोलेम यानी होता है सीरियस, सोलेम कह देंगे सीरियस को, यानी जो गंभीर या फिर, है ना, सीरियस के लिए। स्टिलनेस यानी होता है शांति। स्टिलनेस मीन्स क्या होगा, देख लीजिए, कामनेस, ठीक है, क्या होगा, कामनेस होने, या सो नेक्स्ट वन इज बीटल गाइज, यहाँ पर देख लीजिए, ये आ रहा बीटल। बीटल यानी होता है झिंगर, झिंगर मीन्स समथिंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट भी बोलते हैं झिंगर को। तो ये हो गया यहाँ पर बीटल का। एंड देन गाइज हाँ, ड्राउनिंग, ये हो गया ड्रॉनिंग अ फ्लाइट। ड्रॉनिंग फ्लाइट यानी आवाज करती हुई, ड्रॉनिंग मीन्स आवाज करती हुई, फ्लाइट यानी उड़ान, ठीक है। यस, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद गाइज देखते हैं ड्रॉनिंग का, आप लिख लीजिए हमिंग साउंड, ठीक है, हमिंग साउंड, यस, इसका लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद गाइज देखो ड्राउजी जो टिंकलिंग्स है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, इनकरेक्ट के साथ जुड़ता है वो। अब जैसे टिंकलिंग यानी नींद से भरी हुई घंटियां, ये चीज है ना, मैं बता दूंगी आगे आपको। लल मीन्स होता है लल यानी शांत हो गई है, काम, है ना।
डिस्टेंट फोल्ड यानी, अब आगे जो इसमें दे रखा है ना डिस्टेंट फोल्ड यानी दूर स्थित, है ना। डिस्टेंट फोल्ड यानी क्या होगा, दूर स्थित। आगे मैं आपको बता दूंगी। इसकी नाव फेड्स अब धुंधली पड़ जाती है, फेड्स यानी धुंधली पड़ जाती है द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, ग्लिमरिंग यानी चमकती हुई, ग्लिटरिंग, ठीक है। तो ग्लिमरिंग यानी चमकती हुई जो लैंडस्केप है, प्राकृतिक दृश्यावली है, ऑन द साइट इस दृश्य पर, यानी जो दृश्य है, यानी क्योंकि संध्या समय हो गया है, अब धीरे धीरे अंधकार होने वाला है, रात्रि होने वाली है, तो धीरे धीरे धुंधला पड़ जा रहा है, यानी जो वातावरण, जो प्राकृतिक दृश्यावली हमें दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ऑल द एयर, एयर यानी संपूर्ण एटमोस्फेयर, वातावरण, और जितना भी वातावरण है वह अ सॉलेम स्टिलनेस, सॉलेम यानी होता है सीरियस या गंभीर, स्टिलनेस यानी शांति को होल्ड यानी रखता है, संपूर्ण वातावरण के गंभीर शांति को रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि शांति इसलिए हो गई है क्योंकि सारे जो लोग थे, जितने भी काम करने वाले थे, और जो जितने भी कैटल्स वगैरह थे, एनिमल्स वगैरह थे, वो सब कहाँ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो पूरा वातावरण कैसा हो गया है, शांत हो गया है। अब आगे पॉइंट बता रहा है कि सेव सिवाय, अब कहाँ पर शांत, सब जगह तो शांति है लेकिन कहाँ कहाँ शांति नहीं है, यानी कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, जो शांत जो वातावरण है, उसको, उसकी शांति को भंग किया जा रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट बहुत सी 2-4 एग्जाम्पल आपको देगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से, यानी जो वातावरण है उसकी शांति को भंग किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझते हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर ए सॉलेम स्टिलनेस होल्ड, ठीक है, कि अब धुंधली पड़ जाती है जो प्राकृतिक चमकती हुई दृश्यावली है इस दृश्य पर, और जो संपूर्ण वातावरण एक गंभीर शांति को रखता है। सिवाय यानी सिवाय कहाँ पर, यानी कि सिवाय कहाँ कहाँ, सब हर जगह शांति है, ठीक है, सिवाय वेयर द बीटल व्हील्स, जहाँ पर जो झींगर है, व्हील्स यानी वह मुड़ता है, हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट्स, अपनी आवाज़ निकालती हुई उड़ान पर, क्योंकि झींगर है यानी हर जगह शांति, क्योंकि रात को क्या है, अब झींगरों का आगमन हो रहा है, ठीक है। तो झींगर जो है ना, सब हर जगह शांति है, लेकिन जो झींगर है ना वो क्या कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो झींगर जो है वो मुड़ रहा है आवाज़ निकालती हुई उड़ान पर, धीरे धीरे जब झींगर होता है ना, जब वो उड़ते रहते हैं ना, तो कैसी आवाज़ करते हैं, हमने सुना है। तो वैसी ही आवाज़ के बारे में पॉइंट बता रहा है कि सेव सिवाय वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट्स, जहाँ पर जो झींगर है वो मुड़ता है अपनी आवाज़ निकालती हुई उड़ान पर, एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, और जो ड्राउजी टिंकलिंग्स यानी होता है नींद से भरी हुई घंटियाँ, ठीक है, और जो नींद से भरी हुई घंटियाँ हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करने की चीज़ है कि अभी मैंने पहले बताया था आपको, ड्राउजी टिंकलिंग्स में क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसमें भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है वो हमने समझ ही लिया है। अब ड्राउजिंग यानी नींद से भरी हुई, टिंकलिंग्स यानी घंटियाँ। अब आप ये सोचिए कि गाइस की घंटियाँ कभी नींद से भरी हो सकती हैं क्या, नहीं, क्योंकि घंटियाँ नींद से भरी नहीं होती है, बल्कि नींद से भरी हुई क्या है, वो घंटियाँ जिनके गले में बंधी हुई है, जिन जानवरों के गले में बंधी हुई है वो घंटियाँ, वो जानवर नींद से भरे हुए हैं, ठीक है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, और जो नींद से भरी हुई जो घंटियाँ हैं, लल वो भी शांत है, डिस्टेंट फोल्ड से दूर स्थित अपने निवास स्थान पर, फोल्ड यानी होता है गाइस जो निवास स्थान है उस पर। देखते हैं गाइस कि वातावरण की जो शांति है वो किन किन ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है, ठीक है। तो आगे पॉइंट बता रहा है कि सेव सिवाय दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मैंटेड आर, यॉन्डर यानी होता है सामने, ठीक है, यॉन्डर यानी होता है सामने, आईवी मैंटेड, आईवी गाइस, आईवी क्या होता है, एक प्रकार की बेल होती है जो लता वगैरह होती है, क्रीपर्स वी कैन से, तो एक एवरग्रीन क्रीपर होती है, ठीक है, सदाबहार क्रीपर लता कहते हैं उसको, ठीक है। और जनरली क्या होता है, ये कवर कर लेती है डिसोल्यूट और रूइन जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनको कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखिए स्क्रीन पर एक फ़ोटो मैंने डाली है, एक बार चेक कीजिए। तो हाँ, 2 तरह की है ये, 2 फोटोज़ हैं, देखो एक बार, है ना, समझ गए अब थोड़ा सा, यस। तो जो आईवी की एक बेल होती है, तो पॉइंट आगे कह रहा है कि सेव सिवाय दैट, यानी वातावरण हर जगह शांति थी, लेकिन पॉइंट ने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे हमने बीटल का पढ़ा था रेफरेंस, ठीक है, बीटल का पढ़ा था, और जो टिंकलिंग्स थी, है ना। तो आगे पॉइंट कह रहा है कि सेव सिवाय दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मैंटेड टार, की जो सामने जो आईवी की जो मैंटेड टार, यानी आईवी से जो लिपटी हुई जो टार है, यानी जो बुर्ज है, टार यानी होता है बुर्ज, ठीक है, उससे वहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखते हैं आगे। द मोपिंग आउल, वहाँ पर जो मोपिंग आउल यानी उदास उल्लू। अब देखिए मोपिंग आउल क्यों कहा है, एक बार स्क्रीन पर देखिए अपने, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं। इन माइथोलॉजी द आउल हैज़ बीन फैंसीफुली रिप्रेजेंटेड एज ए लेडी, ओके, इन अ मेडाइवल कासल अंडर कर्स। समझ में आया। देखिए क्या हुआ, मोपिंग आउल यहाँ पर उदास उल्लू, देखिए माइथोलॉजी में ऐसा दिया हुआ है कि जो उल्लू है ना वो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उल्लू एक लेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लेडी जो कि कासल में बंद है, यानी एक किले में कैद कर दिया था उस लेडी को, और जो कंप्लेंट कर रही है अपने लवर से, उसका लवर कौन है, मून, जो उसका लवर है, अबाउट पर्सन्स, उन लोगों के बारे में जो डिस्टर्ब करते हैं उसके एकांतता को, यानी सॉलिट्यूड को, एकांतवास को, उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो देखिए आउल यहाँ पर इसीलिए एक लेडी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए पोइट ने यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप,
यहाँ पर आउल के लिए हर वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। हर इसलिए किया गया है क्योंकि आउल क्या है, आउल एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी लेडी को जो कि किस किले में बंद है और वो मून से कंप्लेंट कर रही है, ठीक है। तो आगे पोइट कह रहा है कि द मॉपिंग आउल डस टू द मून कंप्लेंट, कि जो उदास उल्लू है वो शिकायत कर रहा है, डस टू द मून कंप्लेंट यानी चंद्रमा से शिकायत कर रहा है, ऑफ सच, सच यानी होता है इस प्रकार के लोगों की, इस प्रकार के लोगों की शिकायत कर रहा है, एज वांडरिंग, वांडरिंग यानी भटकते हुए, ठीक है। वांडरिंग यानी जो घूमते हुए भटकते हुए, नियर हर सीक्रेट बार, उसके जो सीक्रेट बार यानी उसके जो गुप्त स्थान था ना, उसके पास से, उसके मतलब उसका जो गुप्त स्थान था। तो देखिए वो जो उल्लू है ना वो ऐसे है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके आसपास गुजरे, ठीक है। तो वो जो उल्लू है ना उसके जो सीक्रेट बार है ना उसके नियर यानी पास से, उसके जो पास से वो क्या हो रहा है, भटकते हुए लोग क्या कर रहे हैं, मोलेस्ट यानी क्या करते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, मोलेस्ट यानी बिगाड़ देते हैं उसके एंशियंट सॉलिटरी रेन यानी प्राचीन जो एकांत शासन है, प्राचीन एकांत शासन है, उसको क्या कर देते हैं, वो मोलेस्ट यानी बिगाड़ देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना, नष्ट कर देते हैं, ठीक है, रूइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि वो जो उल्लू है ना वो क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है चंद्रमा से, ऑफ सच, इस प्रकार के लोगों की, एज वांडरिंग जो कि घूमते हुए, नियर हर सीक्रेट बार, देखिए यहाँ पर भी सीक्रेट हर आ रहा है, नियर हर सीक्रेट बार, उसके जो सीक्रेट बार यानी उसका जो गुप्त जो कुंज था, बार यानी जो उसका स्थान था उसके निकट से, यानी उसके स्थान जो था, जो गुप्त स्थान था यानी सीक्रेट जो उसका प्लेस था ना, उसके पास से घूमते हुए वो क्या कर देते हैं, मोलेस्ट यानी नष्ट कर देते हैं, हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, उसके जो प्राचीन एकांत शासन है उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में। अब आगे देखते हैं गाइज, जो पोइट ने अब तक जो जिनका ऑब्जेक्ट बताए थे हमें, यानी जो जो ऑब्जेक्ट बताए थे जो कि पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे कि कौन कौन से थे वो, एक तो था बीटल था, और कौन कौन से थे, एक ड्राउजी टिंकलिंग्स थी, है ना, ड्राउजी टिंकलिंग, और एक था आउल, है ना, 3 था। इनको याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस, कहीं से भी बीच में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको कौन कौन से ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक तो बीटल था, एक आउल थे, और एक ड्राउजी टिंकलिंग से नींद से भरी हुई घंटियाँ थी, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। अब इसके बाद पोइट आगे कह रहा है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, यानी बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ यानी होगा अंडर, ठीक है। बीनीथ दोज रग्ड, रग्ड यानी होता है गाइज हार्ड, जो कठोर हैं, कठोर, या फिर हम कह सकते हैं कठोर जो होते हैं, एल्म यानी, एल्म एक ट्री होता है, एक प्रकार का ट्री होता है, स्क्रीन पर देखिए आपकी, है ना, फोटो शेयर की है मैंने, तो एल्म ट्री इस प्रकार का होता है, ये देख सकते हैं आप, है ना, इस तरह का होता है एल्म ट्री, ठीक है। तो यू ट्री, एक यहाँ पर यू आया, यू जो होते हैं ना, यू के ट्री, ये यू के ट्री जो होते हैं ना हमेशा ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, ये कब्रिस्तान में, गाइस कब्रिस्तान में ज़्यादा मिलने देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पोइट कह रहा है कि जो बीनीथ यानी नीचे, दोज रग्ड एल्म, जो कठोर जो एल्म के जो वृक्ष हैं उनके नीचे, दैट यू ट्री शेड, जो यू ट्री यानी यू के जो वृक्ष है ना उनकी छाया में, वेयर जहाँ पर हीव्स, हीव्स यानी होता है उठना, ठीक है, हीव्स यानी होता है रेजेस, उठना, जहाँ पर उठती है द टर्फ, टर्फ यानी क्या होता है, देखिए लिटरेचर में टर्फ कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है ग्रीन ग्रास, ठीक है। टर्फ यानी क्या होता है, ग्रीन ग्रास यानी हरी भरी घास, ठीक है। तो वेयर हीव्स, जहाँ पर उठती है, द टर्फ, उठने का मतलब क्या है, उठने का मतलब है कि जहाँ पर उठी हुई है यानी हरी भरी घास उग गई है, कहने का मतलब है, ठीक समझ गए। वेयर हीव्स, जहाँ पर उठी हुई है, द टर्फ, जो हरी भरी घास है, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, अनेक मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप यानी होता है जो मिट्टी के रूप में अवशेष, यानी मिट्टी के रूप में बदलते अवशेष जो होंगे ना उनके रूप में, समझ गए। यानी जो एक, यानी एक समझने की कोशिश कीजिए, एक बड़ा सा यानी एक टर्फ है, मतलब एक सॉरी एल्म के वृक्ष हैं जो विशालकाय, उनकी छाया में, और यू के जो ट्री है ना उनकी छाया में, ठीक है, उनकी छाया में, ऐसा कुछ मैं आपको एक बार पिक्चर से क्लियर कर देती हूँ, है ना। देखिए इधर देखिए, देखिए चलो ये है एक तो एल्म का ट्री, यूँ कह रहा है कि बीनीथ एल्म रग्ड एल्म, यानी जो एल्म के ट्री हैं और जो यू के ट्री है उनकी छाया, ये छाया पड़ रही है इनकी, ठीक है, ये छाया पड़ रही है। वेयर हीव्स, जहाँ पर उठी हुई है, टर्फ, ये देखो हरी भरी घास उग गई यहाँ पर, है ना, हरी भरी घास उग गई है यहाँ पर, ठीक है। मैनी अ, इन कहाँ पर उग गई है, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, अनेक जो मिट्टी के रूप में बदलते अवशेष हैं उनमें,
ठीक है, मिट्टी मिट्टी सी हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर क्या उग गई है, वहाँ पर हरी भरी घास उग गई है। ठीक है, तो इस तरह का पोइट बताना चाह रहा है। इसके बाद आगे पोइट कह रहा है कि ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉर एवर लेट। ईच यानी प्रत्येक। अब प्रत्येक यहाँ पर ईच किसके लिए आया है, ईच आया है गाइस पीजेंट्स के लिए, जो पीजेंट्स है या फिर कह दो जो रस्टिक पीपल हैं, ठीक है, रस्टिक पीपल कह दो, है ना, उनके लिए आया है। जो ईच यानी प्रत्येक लोग हैं वो इन हिज नैरो सेल, वो अपनी नैरो सेल यानी होता है कि कब्र, नैरो सेल यानी क्या होता है, सकड़ी सी एक बक्सा, वो क्या होगा, ग्रेव यानी कब्र। ठीक है, तो उनका जो प्रत्येक व्यक्ति इन हिज नैरो सेल अपनी सकड़ी सी कोठरी में, यानी कहने का मतलब है अपनी कब्र में, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, लेड यानी लेटा हुआ है, लेड यानी लेटा हुआ है। अब देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, फेमस महान जो इंसान है, जिनकी जो कब्र होती है वो बहुत ही आलीशान जगह होती है, ठीक है, उनकी सबकी एक प्रॉपर जगह होती है। लेकिन गांव वाले क्या होता है, उनका एक छोटा सा जगह होती है जहाँ पर उनको कहीं पर भी दफना दिया जाता है। तो वो जहाँ दफनाया गया है ना उनको, उसके ऊपर हरी भरी घास उग गई है। ठीक है, हरी भरी घास उग गई है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी थी, वहाँ पर हरी भरी घास उग गई है। तो इसीलिए पोइट कह रहा है कि ईच यानी प्रत्येक व्यक्ति इन हिज नैरो सेल, अपनी जो कब्र है उसमें फॉरएवर हमेशा के लिए लेड यानी लेटा हुआ है। ठीक है, लेड यानी लेटा हुआ है। द रूड, अब कौन लेटा हुआ है, द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। कौन लेटा हुआ है, द रूड, रूड यानी रूड यहाँ पर इसलिए आया है, वो कोई ऐसे रूड नहीं थे, बड़े कठोर नहीं थे, रूड इसलिए आया क्योंकि वो थोड़े रस्टिक थे, ठीक है, रस्टिक पीपल थे इसलिए, है ना, अनएजुकेटेड थे, अनकल्चर्ड थे, इसीलिए रूड आ रहा है। द रूड फॉर फादर्स, जो रूड यानी जो असभ्य, जो पूर्वज थे, फॉर फादर्स यानी पूर्वज थे, ऑफ द हैमलेट। हैमलेट क्या है, अब आप सोचेंगे गाइस इसकी हैमलेट क्या है, हैमलेट कोई शेक्सपियर का हैमलेट तो नहीं आ गया यहीं पर, ऐसा नहीं है। हैमलेट, हैमलेट विलेज को बोलते हैं, ठीक है, तो विलेज यानी गांव के जो रूड फॉर फादर्स हैं, स्लीप यानी वो सोए हुए हैं। ठीक है, ईच इन हिज नैरो सेल, जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। जो कौन है, जो रूड फॉर फादर है ऑफ द हैमलेट, हैमलेट यानी गांव के जो बेचारे असभ्य पूर्वज है ना, वो स्लीप यानी सोए हुए हैं। आई होप गाइस समझ में आया। आगे पोइट कह रहा है कि मतलब पोइट ने आपको बताया है, मतलब जैसे पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो कब्र है ना, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनकी जो उनको कब्र में दफना दिया गया है और उसके ऊपर हरी भरी घास उग गई है, मतलब वो मर चुके हैं टोटली। ठीक है, अब उनके बारे में पोइट कह रहा है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन्ड, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द कोक श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न। अब ये जो चार चीज़ें हैं ना, नो मोर शेल राउज, ये नो मोर शेल राउज यानी नहीं उठा पाएंगी देम, यानी उन लोगों को, देम किसके लिए आ रहा है, वो जो किसके लिए आ रहा है, अभी ऊपर आया था ना रूड फॉर फादर्स, किन के लिए आ रहा है, रूड फॉर फादर्स जो थे ना उनके लिए आ रहा है, कि यानी ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें, 1 नंबर की ये, 2 नंबर की ये, 3 और ये शायद 4, हाँ, तो ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अभी बताती हूँ मैं, इनका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। नो मोर शेल राउज, ये नहीं उठा सकते देम उन लोगों को, यानी रूड फॉर फादर्स को नहीं उठा सकते, फ्रॉम दियर लॉली बेड, उनकी लॉली बेड, यानी उनकी लॉली बेड किसको कहा गया है, ग्रेव को, यानी उनकी कब्र में से उनको नहीं उठा सकते। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग की ब्रीजी कॉल, ब्रीजी यानी ठंडी आवाज़, ठंडी आवाज़ ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर्न यानी प्रातःकाल खुशबू देने वाली जो हवा होती है, इंसेंस यानी आपको पता है खुशबू देने वाली, ब्रीदिंग यानी हवा, मोर्न यानी प्रातःकाल की, यानी प्रातःकाल की जो खुशबू देने वाली हवा की जो ठंडी आवाज़ है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी तिनके का बना हुआ जो घर, स्ट्रॉ बिल्ट यानी स्ट्रॉ से बना हुआ, बिल्ट शेड यानी तिनका, शेड यानी सॉरी जो घर होता है उनका, तो तिनके से बना हुआ जो घर है उससे जो ट्विटरिंग यानी चहचहाना है, ट्विटरिंग यानी चहचहाना है किसका, स्वेलो चिड़िया का। तो ये चीज़ भी कौन कौन सी चीज़ें, एक तो जो प्रातःकालीन खुशबू देने वाली जो ठंडी आवाज़ है, प्रातःकालीन खुशबू देने वाली हवा की ठंडी आवाज़ है, और स्वेलो चिड़िया का जो ट्विटरिंग यानी चहचहाना है, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड यानी तिनके के बने हुए घर से। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक्स श्रिल क्लेरियन यानी जो कौवा है उसकी जो तीखी क्लैरियन के समान आवाज़ है। क्लेरियन क्या होता है, क्लेरियन एक गाइज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो जो उसकी जो श्रिल यानी जो तीखी जो क्लैरियन के समान जो आवाज़ है ना, और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग यानी गुंजायमान जो हॉर्न है, हॉर्न भी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हॉर्न भी क्या है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इकोइंग हॉर्न जो है ये नो मोर शेल राउज, ये कभी भी नहीं उठा सकती उनको, देम उन लोगों को, फ्रॉम दियर लॉली बेड, क्योंकि अब वो मर गए हैं गाइस,
समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अब वो क्या है, मर गए हैं, इसीलिए उनको अब क्या कर सकता है, अब उनको ये चीज़ें, ना तो प्रातःकाल की ठंडी खुशबू, जो खुशबू देने वाली जो हवा है उसकी आवाज़, ना ही स्वेलो चिड़िया की, ना कोक की, ना हॉर्न की, ये सब चीज़ें उनको अब कभी भी नहीं उठा सकती उनकी कब्र से, क्योंकि वो अब क्या है, हमेशा के लिए वो क्या गए, सो गए हैं, अब वो उनकी मृत्यु हो गई है इसीलिए। आगे पॉइंट बता रहा है कि मतलब जिन लोगों के, जो लोग मर चुके थे ना, उनके बारे में पॉइंट बता रहा है कि फॉर दैम, यानी उनके लिए, यहाँ पर दैम किसके लिए आ रहा है, उनके लिए, फॉर फादर्स के लिए आ रहा है, कि वो फॉर दैम, उनके लिए, नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, नो मोर यानी अब नहीं, और अधिक नहीं, और अधिक नहीं, द ब्लेजिंग हर्थ, ब्लेजिंग यानी क्या होता है, ब्लेजिंग यानी होता है गाइज बर्निंग, ठीक है, ब्लेजिंग यानी होता है बर्निंग, हर्थ यानी जो फायर होती है, ठीक है, तो उनके लिए अब ब्लेजिंग हर्थ, ब्लेजिंग हर्थ यानी होता है कि जो जलते हुए जो अग्नि स्थान है, जो जलते हुए जो हर्थ यानी जो अग्नि के जो स्थान होते हैं, वो अग्नि स्थान होते हैं, शैल बर्न, वो नहीं जलेंगे, समझ में आ रहा है, यानी फॉर दैम, उनके लिए अब नो मोर, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, इनके साथ हमको क्या लगाना है, नॉट नॉट लगाना है, क्योंकि नो आ गया ना, तो नो को इन सब के साथ हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, तो फॉर दैम, उनके लिए, नो मोर, और अधिक नहीं, द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, ब्लेजिंग हर्थ यानी जो लपटे निकालते हुए, बर्निंग यानी जलते हुए या लपटे निकालते हुए जो अग्नि स्थान थे ना, वो नहीं जलेंगे, क्योंकि रात शाम को क्या होता था, जब वो लोग काम करके घर लौटते थे तो उनकी पत्नियां क्या होती थी, गैस पर चूल्हे चौके पर खाना बनाती थी, तो जो लपटे निकालते हुए अग्नि स्थान थे वो उनके लिए नहीं जलेंगे, ठीक है, और बिजी हाउस वाइफ, प्लाई यानी होता है टू कंप्लीट, पूर्ण करना, और जो बिजी हाउस वाइफ थी ना, वो अब पूर्ण नहीं करेंगी हर इवनिंग केयर, अपनी शाम की देखभाल को, यानी वो अपने पति आते थे, उनकी खातिरदारी करती थी, तो वो काम भी अब वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो मर चुके हैं। नो चिल्ड्रन रन, और अब कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा, नो चिल्ड्रन रन, कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा, टू लिस्प, लिस्प यानी ब्रोकन एसेंट, यानी तुतलाती हुई आवाज़ कह सकते हैं हम, तुतलाती हुई आवाज़ में, डियर सायर, सायर यानी सायर यहाँ पे किसके लिए आया, फादर के लिए, उनके पिता की वापसी पर, यानी पिता की वापसी पर जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना उनके, किसानों के, तो वो क्या करते, तुतलाती हुई आवाज़ में कुछ बोलते रहते थे अपने पिता से, लेकिन अब वो बच्चे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिता है ही नहीं, तो किससे बोलेंगे वो, तो इसलिए वो नहीं बोलेंगे, और क्लाइंब, और ना ही अब कोई बच्चा चढ़ेगा, हिज नीज, उसके घुटने पर, हिज यहाँ पर उस फादर के लिए आ रहा है जिसकी, जो मर चुका है, ठीक है, और क्लाइंब, और वो नहीं चढ़ेंगे, हिज नीज, उसके घुटनों पर, द एनवीड किस टू शेयर, एनवीड यानी ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु किस यानी चुंबन की हिस्सेदारी देने के लिए, यानी 4-5 बच्चे होते थे तो आपस में ईर्ष्या करते थे कि कौन पहले पिता के कंधे पर चढ़ेगा, उनको किस करेगा, तो ये चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई, समझ में आया। उन लोगों के लिए अब ना तो कोई अग्नि लपटे निकालते हुए अग्निस्थान जलेंगे, ना ही बिजी हाउसवाइफ कुछ इवनिंग केयर को पूर्ण करेंगे, ना ही बच्चे तुतलाती हुई आवाज़ में बोलेंगे, और ना ही कोई अब ईर्ष्यालु चुंबन का हिस्सेदारी देने के लिए उसके घुटनों पर चढ़ेंगे, ठीक है। आगे पॉइंट बता रहा है कि जो ऑफ यानी अक्सर, ऑफ यानी अक्सर, द हार्वेस्ट ऑफ डिड द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी जो होती है फसल, ठीक है, तो अक्सर जो है फसल है उसको, टू दियर सिकल, सिकल यानी होता है हसिया, हसिया कह दो, या फिर जो जिससे हम फसल काटते हैं ना, वो होता है, ठीक है, तो ऑफ यानी अक्सर, डिड द हार्वेस्ट, जो फसल होती है उसको, टू दियर सिकल यानी हसिये के आगे, यील्ड यानी समर्पण करना पड़ता है, ठीक है। अब समर्पण क्यों करना पड़ता है गाइज, तो ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए फसल को कटना पड़ता है, ठीक है, तो उसको एक दिन तो कटना ही है, तो उसको समर्पण तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए पॉइंट बता रहा है कि ऑफ यानी अक्सर, डिड द हार्वेस्ट टू दियर सिकल यील्ड, यानी अक्सर जो हार्वेस्ट ना फसल है उसको हसिये के आगे समर्पण करना पड़ता है, ठीक है। दियर फ्यूरो ऑफ द स्टबन ग्लीब हैज़ ब्रॉक, और पॉइंट आगे बता रहा है कि दियर फ्यूरो, जो दियर वर्ड है ना यहाँ पर, तो दियर वर्ड किसके लिए आ रहा है, उन गांव वालों के लिए आ रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, किसके लिए आ रहा है ये, उन पीजेंट्स के लिए आ रहा है जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उन पीजेंट्स के लिए आ रहा है। तो ये जो दियर फ्यूरो यानी उनके जो हल थे, फ्यूरो यानी हल, तो उनके जो हल थे, ऑफ यानी अक्सर, द स्टबन ग्लीब हैज़ ब्रोक, उनके हल ने अक्सर क्या कर दिया था, स्टबन ग्लीब, स्टबन यानी कठोर, स्टबन यानी क्या होता है, कठोर, जो ग्लीब यानी मिट्टी के ढेले, ठीक है, यानी हार्ड सोइल हम कह सकते हैं, जो कठोर मिट्टी के ढेले थे उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोक यानी तोड़ दिया था, यानी इतने मजबूती से, इतनी मेहनत से वो काम किया करते थे। उन गांव वालों के कठिन परिश्रम के बारे में पॉइंट बता रहा है कि कितनी फ्यूरो यानी दियर फ्यूरो, उनके जो हल थे ना वो ऑफ अक्सर कितनी स्टबन ग्लीब यानी मजबूती से, जो मजबूत जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले थे ना उनको भी क्या करते थे, तोड़ देते थे। हाउ जोकंड, जोकंड यानी होता है हैप्पीली,
ठीक है। हाउ जोकंड कितनी प्रसन्नता से डिड दे ड्राइव, वो चलाते थे दियर टीम, यहाँ पर टी है गाइज, टीम, टीम यहाँ पर किसके लिए है, टीम ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, टीम ऑफ हॉर्सेस, टीम ऑफ हॉर्सेस, जो हॉर्सेस का जो जोड़ा था ना उसको चलाते थे अफील्ड, यानी कहाँ पर चलाते थे, खेत में, ठीक है, अफील्ड यानी खेत में चलाते थे। हाउ जोकंड कितनी प्रसन्नता से डिड दे ड्राइव, दे भी यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है, उन्हीं के लिए आ रहा है, प्रेजेंट्स के लिए आ रहा है, कि कितनी प्रसन्नता से वे चलाते थे उनके जो टीम, यानी जो टीम ऑफ हॉर्सेज यानी घोड़ों के जोड़ों को कहाँ चलाते थे, अफील्ड यानी खेतों में चलाते थे। हाउ बोर्ड, और हाउ यानी कैसे, वो क्या कर देते थे, बोर्ड यानी गिरा देते थे, गिरा देते थे, हाउ बोर्ड किस प्रकार वो गिरा देते थे, द वुड्स, वुड्स यानी वृक्षों को, वुड यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, वृक्ष के लिए आ रहा है, तो किस प्रकार वो गिरा देते थे वृक्षों को, बीनीथ दियर स्टडी स्ट्रोक, उनके स्टडी स्ट्रोक, स्टडी स्ट्रोक यहाँ पर गाइस स्टडी यानी हैवी, ठीक है, उनके जो भारी प्रहार था, यानी इतनी मजबूती से वो क्या करते थे, एक प्रहार करते थे, जिससे क्या होता था, जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी क्या कर देते थे, गिर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर गांव वालों की मेहनत परिश्रम के बारे में पॉइंट बता, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट, ये समझ लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाला जो पैरा है ना, ये इसमें दिया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ इसमें दिया गया है, ओके, यस। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना, यस। तो देख लीजिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन यानी जो एम्बिशियस पर्सन होते हैं, एम्बिशियस पर्सन यानी जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, यानी घमंडी महत्वाकांक्षी, जिनकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो एम्बिशन यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, एम्बिशियस पर्सन के लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग कि गाइज जो एम्बिशन है ना, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आपने कभी नाम सुना हो तो इसका, स्नैकडो, स्नैकडो फिगर ऑफ स्पीच है गाइज। ये क्या है, अब आप पूछेंगे ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्नैकडो क्या होता है, एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती है, अलंकार होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है फॉर द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट यानी जो मूर्त रूप में है, अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एम्बिशन यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसका यूज़ किस लिए किया गया है, एक किसी एम्बिशियस पर्सन को बताने के लिए, यानी एम्बिशियस पर्सन यानी इंसान हो गया, ठीक है, कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ जब कॉन्क्रीट के लिए किया जाएगा गाइस, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, स्नैकडो, ठीक है, यस। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, तो आगे पॉइंट कह रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन यानी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं ना, उनको मोक यानी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके यूजफुल टॉयल का। दियर यहाँ पर किसके लिए आ रहा है गाइस, दियर यहाँ पर उनके लिए आ रहा है जो बेचारे गांव वाले लोग थे, पीजेंट्स जो थे, जिनने कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है, ठीक है, तो उनके लिए आ रहा है कि जो गांव वाले हैं उनकी कठिन परिश्रम का उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। दियर होमली वेज, और किन किन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, होमली जॉयज़ यानी जो उनके घरेलू आनंद थे, यानी घर पर जो आनंद किया करते थे बच्चों के साथ, तो उन चीज़ों का उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी यानी होता है कि जो भाग्य है, ठीक है, कैसा है, ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट, उनके अस्पष्ट भाग्य का उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आगे पॉइंट कह रहा है, यही बात कह रहा है कि जो एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके उपयोगी परिश्रम का, ठीक है, उनके घरेलू आनंदों का, और किस चीज़ का, उनके डेस्टिनी ऑब्सक्योर यानी उनके अस्पष्ट भाग्य का। उनके भाग्य अस्पष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए गाइज, वो गरीब हैं, गांव वाले हैं, किसान हैं, उनके भाग्य का पता नहीं है कब कैसे पलट जाए, ठीक है, इसीलिए अस्पष्ट भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनको। नॉर ग्रांडर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही ग्रांडर यानी जो ग्रेट पीपल से, जो महान लोग हैं, महान से मतलब ये नहीं बहुत महान है, महान से मतलब प्राउडी, यानी जो घमंडी लोग हैं ना, घमंडी लोगों को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो घमंडी लोग हैं उनको हियर, उनको नहीं सुनना चाहिए विद अ डिस्डेनफुल स्माइल यानी नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ। किसको नहीं सुनना चाहिए, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल्स यानी क्या होता है गाइज, स्टोरीज, एनल्स यानी स्टोरीज, जो सिंपल स्टोरीज हैं ऑफ द पुअर यानी उन गरीब लोगों की जो सिंपल साधारण सी, जो सामान्य सी जो कहानियाँ हैं, उनको नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। ये आगे पॉइंट कह रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन्स है ना, ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ पर, यूनिवर्सल ट्रुथ आपको दिया गया है।
चलिए देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर, ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेथ एवर गैव, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर, दी पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ओके, इसका मतलब है बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट यानी लिख लीजिए, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री यानी वंश का घमंड, वंश का घमंड यानी प्राउड ऑफ द हेराल्ड्री। ओके, सो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री यानी वंश का घमंड, द पोम्प ऑफ पावर शक्ति का जो घमंड है, वंश का घमंड हो चाहे शक्ति का घमंड हो, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और चाहे कितनी ही संपूर्ण सुंदरता हो, ऑल दैट वेल्थ, और चाहे कितनी ही समृद्धि हो, संपन्नता हो, एवर गिव, जो उन्हें दी गई है। यानी ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत मतलब वंश का घमंड दिखाते हैं, कुछ लोग शक्ति का घमंड दिखाते हैं, कुछ लोग अपनी सुंदरता का, और कुछ लोग अपनी वेल्थ यानी पैसे का, धन दौलत का, इनका घमंड दिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो उनको दी गई है ना, अवेट्स, ये सभी क्या करती है, इंतज़ार करती है, अलाइक यानी समान रूप से, अवेट्स यानी इंतज़ार करती है, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आर, इनएविटेबल आर यानी, इनएविटेबल आर यानी होता है गाइज अवसंभावी समय, जिसको टाल नहीं सकते, यानी मृत्यु का समय, इनएविटेबल यानी डेथ टाइम, डेथ आर कह सकते हैं हम, ठीक है, डेथ आर कह दो। तो मृत्यु का जो समय है ना, उससे नहीं बचा सकता, यानी चाहे इंसान के पास कितना ही पैसा हो, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, चाहे उसका वंश अच्छा हो, चाहे उसके पास पावर हो, ठीक है, तो ये चीज़ें उसको मृत्यु से नहीं बचा सकती। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी अटल अटल सत्य है गाइस, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें वास्तव में हमारी रियल लाइफ पर भी अप्लाई होती है। ये पोइट ने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पोएम में ही हो, ये चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ पर अप्लाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, कितने ही सुंदर हो, चाहे आपका वंश अच्छा हो या आपके पास पावर हो, ये चीज़ें आपको मृत्यु से नहीं बचा सकती। एक दिन उस इंसान को भी जाना होता है, ठीक है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, लास्ट की लाइन देखिए गाइज, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, यानी जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स यानी रास्ता, ग्लोरी यानी गौरव का, यानी गौरवशाली रास्ता, चाहे आप कितने ही गौरवशाली रास्ते पे चल लो, लेकिन बट टू द ग्रेव, लीड यानी वह भी ले जाता है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी यानी गौरव का जो रास्ता है, लीड वह भी ले जाता है, बट सिवाय किसके, कहाँ के सिवाय, टू द ग्रेव यानी कब्र के, कब्र के सिवाय, यानी बट सिवाय कहाँ ले जाएगा वो आपको, कब्र की ओर, कहीं नहीं ले जाएगा। यानी आप कितने ही गौरवशाली काम कर लो, लेकिन ये बात तो तय है कि एक दिन एक हर इंसान को कहाँ जाना है, मरना है, एक दिन उसको भगवान के पास जाना है, सबको मरना है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, दैट आपके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही पावर हो, तो आपको एक दिन क्या होगा, आपको एक दिन मरना है, ठीक है। आई होप समझ में आया गाइस। नॉर यू, यू यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, यू यहाँ पर किसके लिए, जो प्राउडी पीपल थे, ठीक है, जो घमंड करते हैं, ठीक है, जो घमंडी लोग हैं उनके लिए आ रहा है कि नोर यू, तुम नहीं, ये प्राइड, तुम घमंडी लोग, ये प्राइड यानी तुम घमंडी लोग, इम्प्यूट, तुम क्या करो, इम्प्यूट यानी आरोप मत लगाओ, इम्प्यूट यानी ब्लेम, यानी तुम आरोप मत लगाओ, टू दीज द फॉल्ट्स, इनकी गलतियों पर। दीज यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, जो पीजेंट्स थे ना उनके लिए आ रहा है, पीजेंट्स के लिए आ रहा है ना। तो नोर यू, तुम ये प्राइड, तुम घमंडी लोगों, इम्प्यूट यानी तुम आरोप मत लगाओ, टू दीज द फॉल्ट्स, किस पर, यानी वो जो लोग थे ना उनकी गलतियों पर, उनकी गलतियों पर, उनकी गलतियां मत निकालो, क्योंकि उनने बहुत जीवन में संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है, तो तुम उनकी मेहनत को उन पर आरोप मत लगाओ, ठीक है। इफ़ मेमोरी, अब किस चीज़ का आरोप कह रहा है पोइट, इफ़ मेमोरी ओवर दियर टॉम्ब नो ट्रॉफीज रेज, इफ़ मेमोरी यानी यदि यादगार के रूप में, देखिए यादगार के रूप में बहुत से बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए यादगार टॉम्ब बनाई जाती है, कब्र वगैरह बनाई जाती है। तो पोइट कह रहा है कि यदि यादगार के रूप में, मेमोरी यानी यादगार के रूप में, ओवर दियर टॉम्ब, उनकी कब्र के ऊपर, ओवर दियर टॉम्ब यानी उनकी कब्र के ऊपर, नो ट्रॉफीज रेज, ट्रॉफीज यानी स्मारक, ट्रॉफीज यानी स्मारक, कोई भी स्मारक अगर चिन्ह वगैरह या फिर कुछ उनके लिखा नहीं गया तो तुम उनका मजाक मत उड़ाओ, उस चीज़ का तुम मजाक मत उड़ाओ। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन एसल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, फ्रेटेड यानी नक्काशी युक्त, फ्रेटेड वॉल्ट यानी नक्काशी युक्त छत, ठीक है। और लॉन्ग ड्रॉन एसल यानी होता है गाइज खींचा गया गलियारा, ठीक है, जहाँ पर जो खींचा हुआ गलियारा है और जो नक्काशी युक्त छत है वहाँ से द पीलिंग एंथम स्वेल्स, पीलिंग एंथम यानी होता है गाइज जो प्रार्थना के स्वर हैं, प्रार्थना के स्वर है वह स्वेल्स यानी बढ़ा देते हैं द नोट ऑफ प्रेज, किसके, प्रशंसा के स्वर को। समझ में आई बात। देखिए बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि पोइट ना उन लोगों से प्राउडी, उन घमंडी एम्बिशियस लोगों से कह रहा है, उन पे कमेंट करते हुए कह रहा है कि तुम जो घमंडी लोग हो, तुम इम्प्यूट यानी आरोप मत लगाओ,
तुम आरोप मत लगाओ टू दीज द फॉल्ट, उन लोगों के आरोप को। अब कौन कौन सी आरोप है, कौन कौन सी गलतियां हैं, उनकी गलतियों पर तुम आरोप मत लगाओ उन पर। यदि यादगार के रूप में, इफ मेमोरी यानी यदि यादगार के रूप में, ओवर दियर टॉम्ब उनकी कब्र के ऊपर, नो ट्रॉफीज रेज कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया। देखिए मोस्टली अमीर लोग जो होते हैं ना, उनकी क्या होता है, जो कब्र होती है ना, कब्र वगैरह होती है, उसके ऊपर कुछ स्मारक वगैरह ऐसा इस टाइप का कुछ लगा दिया जाता है। ये तो कब्र है ना, ये कब्र है, यहाँ पर स्मारक के रूप में कुछ कुछ यहाँ पर जो ये चीज़ होती है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो तुम, ये पॉइंट कह रहा है कि इफ़ मेमोरी ओवर दियर टॉम, यदि उनकी जो कब्र है ना उसके ऊपर यादगार के रूप में नो ट्रॉफीज रोज, यदि कोई स्मारक नहीं बनाया गया ना, तो तुम उनका मजाक मत उड़ाना। क्योंकि जहाँ पर जो लॉन्ग ड्रॉन एसल यानी जो लंबा खींचा गया गलियारा है और जो नक्काशी युक्त छत है, वहाँ से जो प्रार्थना के स्वर है ना वो बढ़ा देते हैं किसके, प्रशंसा के स्वर को। यानी भगवान उनकी इन प्रशंसाओं से प्रसन्न नहीं होगा कि उनके लिए कुछ यादगार में लिखा नहीं गया, वो तो उनकी कठिन परिश्रम को देखेगा, उनकी महान, उनके जो प्रार्थना के स्वर थे, जो प्रार्थनाएं की है उनने अपने हृदय से, तो उन पर ज़्यादा प्रभु जो होते हैं ना भगवान, वो उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम उनका बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाओ, ये कहना चाहता है वो, ठीक है। इसकी कितनी शानदार लाइन पॉइंट कह रहा है कमेंट करते हुए, गाइस जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर कमेंट करते हुए कह रहा है कि कैन स्टोरीड अर्न, क्या जो स्टोरीड अर्न यानी कहानी लिखे गए कलश, कुछ प्रकार के इस प्रकार के जो कलश होते हैं ना, जिन पर कहानियाँ कुछ लिखी रहती है ना, तो इस प्रकार के जो कलश होते हैं ना, यानी कि जो कहानी लिखे गए कलश होते हैं, और जो एनिमेटेड बस्ट यानी जो जीवंत प्रतिमाएं होती हैं, उनके लिए जो जीवंत प्रतिमाएं बनाई जाती है ना, उनकी इस प्रकार की मूर्तियां वगैरह प्रतिमाएं जो बनाई जाती है, तो पोइट कहना चाहता है कि कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, कि क्या कहानी लिखे हुए जो कलश हैं और जो जीवंत प्रतिमाएं हैं बैक वापस ला सकती हैं, क्या ये वापस ला सकती हैं टू इट्स मैंशन यानी शरीर में, इन द बॉडी, ठीक है। तो मेंशन यानी शरीर में वापस बुला सकती हैं, कॉल यानी बुला सकती है द फ्लीटिंग ब्लीथ, फ्लीटिंग यानी गई हुई श्वासें, यानी चली गई श्वास, यानी कहने का मतलब है जो आत्मा, यानी जो आत्मा है ना, गई हुई आत्मा को वापस बुला सकती है। यानी चाहे एक इंसान के लिए कलश वाले मतलब कहानी लिखे गए कलश ना भी बनाए जाएं तो क्या फ़ायदा, मतलब एक तो महान इंसान है, एक बेचारा गरीब इंसान है, तो एक के लिए तो महान कहानियाँ लिखी गई हैं, उसकी प्रतिमाएं बनाई गई है, तो उन प्रतिमाओं का कोई फ़ायदा नहीं है, उन प्रतिमाओं का कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्या वो वापस बुला सकती है कि उन मरे हुए लोगों को, नहीं, चाहे उनके लिए लिखा गया हो या नहीं लिखा गया, अब तो वो आत्माएं जा चुकी है, चाहे वो महान इंसान की हो या वो गरीब की हो, ठीक है। तो क्या उन्हें वापस बुलाया जा सकता है, नहीं, चाहे कितनी भी कहानी लिखे हुए कलश तुम लिख दो, चाहे उनकी प्रतिमाएं बना दो, तो क्या वो उनके शरीर में गई हुई आत्मा को वापस बुला सकता है, नहीं। तो इसलिए पोइट कमेंट करते हुए कह रहा है कि कैन ऑनर्स वॉइस, आगे देखते हैं, कैन ऑनर्स वॉइस, कि क्या सम्मान के जो स्वर हैं, क्या सम्मान के जो स्वर है वो प्रोवोक यानी जागृत कर सकते हैं, सम्मान के स्वर, यानी किसी के लिए सम्मान में कुछ दो चार लाइन कह दी गई है, महान लोगों के लिए, उन घमंडी लोगों के लिए उनकी तारीफों में कुछ लाइनें कह दी गई है, तो जो सम्मान के स्वर है, पोइट कह रहा है कि कैन ऑनर्स वॉइस, की क्या सम्मान के जो स्वर हैं प्रोवोक वह जागृत कर सकते हैं द साइलेंट डस्ट, साइलेंट डस्ट यानी मृत शरीर, उनके मृत शरीर को जागृत कर सकते हैं क्या, चाहे उनके लिए कितनी तारीफें कही जाए, बाद में कितने ही सम्मान के स्वर कहे जाए, तो क्या वो वापस ला सकती है, नहीं ला सकती। और फ्लैटरी और जो चापलूसी है, फ्लैटरी यानी चापलूसी, और जो चापलूसी है सूत व तसल्ली दे सकती है क्या, द डल कॉल्ड ईयर ऑफ डेथ, मृत्यु के ठंडे और जो नीरस कान है, मृत्यु के ठंडे नीरस कानों को क्या वो सांत्वना दे सकती है। अब चाहे उनके लिए कितनी ही तारीफें की जाए, उनकी भले से पीछे से उनकी कितनी ही कुछ भी गुणगान गाए जाए, लेकिन क्या वो उनके कानों तक पहुंच सकते हैं क्या, उनके कानों को क्या आराम दे सकते हैं वो, नहीं, अब तो वो मर चुके हैं। चाहे एक गरीब इंसान के लिए, बेचारे के लिए लिखा जाए या ना लिखा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, क्योंकि अब वो वापस नहीं आने वाला लौट के, और ना ही वो चीज़ उसको सुनाई देगी, ना वो दिखाई देगी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर यही बताना चाहता है कि चाहे गरीब लोगों के लिए कब्र ना बनी जाए, तो महान लोगों को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी बना दी गई, उनके लिए कब्र बना दी गई, उनके लिए कुछ स्मारक कुछ लिख दिया गया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, अब तो वो जा चुके हैं ना। तो दोनों की बात तो बराबर है, चाहे उनके लिए अच्छा लिखा जाए या उनके लिए ना लिखा जाए, तो दोनों की बात यहाँ पर बराबर है, क्योंकि मृत्यु सभी लोगों का समान रूप से इंतज़ार करती है। आई होप गाइस समझ में आया।
आई होप गाइज ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअली मैंने इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी थी ना गाइज, 128 लाइन्स इसमें थी, तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपने नोट्स क्रिएट कीजिएगा खुद से। और किसी भी पेपर में या फिर आपके पास अगर बुक हो, अगर कहीं से प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा गाइज। तो अपने खुद के नोट्स बनाएं, मेरा यही आपको एक सजेशन रहेगा कि अपने खुद के नोट्स क्रिएट करें आप। अपनी जैसे भी कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं ना, तो उसकी आपके पास बुक होनी चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए गाइज। उससे आप अच्छे से और क्लियरली उस चीज़ को समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई डाउट होगा, और अगर ज़रा सा भी आपको डाउट लगे ना तो विदाउट एनी हेजिटेशन गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं बिना मतलब ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुंच सके, स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुंच सकेगा इस, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइज।